गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन, जिसमें हम लोगों ने चंपारण सत्याग्रह पढ़ लिया था और अहमदाबाद मिल मजदूर पढ़ लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो देख सकते हैं। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे खेड़ा सत्याग्रह, जो 1918 में होता है। यह गुजरात में हुआ था 1918 में। यह एक किसान आंदोलन था जिसमें अकाल के बावजूद अंग्रेज भारी मात्रा में मालगुजारी वसूल करते थे। गांधी जी खेड़ा गए और गांधी जी खेड़ा जैसे ही गए तो वैसे ही अंग्रेज़ों ने आदेश जारी किया कि जो किसान कर देने में समर्थ है वही कर दें और जो किसान कर देने में समर्थ नहीं है वह न दें। और यह एक गांधी जी का सफल आंदोलन था, ठीक है। और खेड़ा ही सत्याग्रह में ही सरदार पटेल को बारदोली की महिलाएं, इनको सरदार की उपाधि भी दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाएं इसी आंदोलन में दी थी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट जो है सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में बनी समिति ने रोलेट एक्ट का प्रारूप तैयार किया था। यह 1919 में लागू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में विरोध का दमन करने के लिए यह रोलेट एक्ट लाया गया था। इसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का नियम भी कहा जाता है। इसे कई नेताओं ने, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना हुए, उन्होंने कहा था इसे काला कानून। यह इस रोलेट एक्ट में क्या है मतलब जान लेते हैं। यह केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किए जाएंगे और व्यक्ति को कहीं पर भी अपील नहीं किया जा सकता था इस एक्ट के तहत। और आपकी दलील भी नहीं सुनी जाएगी, ना कोई आप वकील कर सकते हैं। यानी एक प्रकार के भारतीयों के दमन का विरोध का बहुत ही बड़ा खतरनाक एक्ट था। उसके बाद गांधी जी ने इसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 को जनता से अपने पहले अखिल भारतीय आंदोलन रोलेट एक्ट का आह्वान किया। 8-9 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया रोलेट एक्ट के खातिर, मतलब रोलेट एक्ट के लिए, क्योंकि इन्होंने रोलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन चालू किया था। और इसीलिए गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह आंदोलन है। तो सत्याग्रह पहला आंदोलन यही है, रोलेट एक्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा और असहयोग आंदोलन होगा। साथ ही पूरे भारत में बड़े एवं प्रसिद्ध नेताओं को जो बड़ा विरोध कर सकते थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया इस आंदोलन में। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 1919 में। यह रोलेट एक्ट में पंजाब में 2 बड़े नेता थे जिनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लेते हैं 9 अप्रैल को। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब में जलियांवाले बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण तरीके से जनता विरोध कर रही थी। उसी विरोध के मतलब दो नेताओं को आज़ाद करवाने के चक्कर में जनता विरोध कर रही थी शांतिपूर्ण तरीके से। उसी समय जनरल डायर धारा 144 लागू कर देता है। अतः और 144 लागू करने के बावजूद भी उनके मतलब नियम को कोई नहीं मानता है। तो इससे यह पता चलता है कि उसकी आदेश की अवहेलना हो जाती है। यानी जनरल डायर यह सोचता है कि हमारे आदेश की अवहेलना हो जाती है। इसी वजह से वह भारतीयों पर गोली चलवा देता है और इसमें करीब 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। कांग्रेस की अध्यक्षता में मदन मोहन मालवीय थे। उन्होंने कहा था कि 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि अंग्रेज़ की एक हंटर समिति थी जिसमें यह बताया गया था 379 लोग केवल ही मारे गए हैं। अब उसके बाद आता है असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे मोहम्मद साहब थे, जो इनके मरने के बाद इनका उत्तराधिकारी, जिनको खलीफा कहा गया, यह जो खलीफा था यह धार्मिक रूप से प्रमुख था और राजनीतिक रूप से प्रमुख था। यह मोहम्मद साहब मुस्लिम धर्म के बहुत पैगंबर माने जाते थे और इनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी जो था वो उसी को खलीफा पद के नाम से जाना जाता था। और यह खलीफा पद उस समय बहुत ही बड़ा पद था। यह धार्मिक रूप से भी प्रमुख था और राजनीतिक रूप से भी प्रमुख था। पहला वर्ल्ड वार होता है 1914-1918 का, जिसमें टर्की जो है, टर्की देश वो जर्मनी के साथ रहता है, मतलब जर्मनी के साथ लड़ाई करता है और इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ते हैं। अगर इसमें इंग्लैंड जब विजयी हो जाता है तो टर्की के साथ गलत व्यवहार करने लगता है और खलीफा के पद को भी समाप्त कर देता है। और यह खलीफा का जो खिलाफत आंदोलन है यहीं से निकला हुआ है। यह विश्व स्तर पे बना हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद अंग्रेज़ों ने
खलीफा व तुर्की के साथ गलत व्यवहार शुरू कर दिया, जिसके विरोध स्वरूप विश्व में खिलाफत आंदोलन मुस्लिमों द्वारा शुरू कर दिया गया। इसी का विस्तार भारत में भी हुआ। भारतीय मुसलमानों ने भी भारत में खिलाफत आंदोलन चलाए। 1919 में अली बंधु मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्हीं को अली बंधु भी कहा जाता है, मौलाना आज़ाद, हसरत मोहानी आदि मुस्लिमों ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया। नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की। जून 1920 में खिलाफत कमेटी की इलाहाबाद में अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी करते हैं, और इसी समय असहयोग आंदोलन चलाने की बात भी करते हैं। 1924 में टर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी, जिसने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया और आंदोलन समाप्त हो जाता है। इस प्रकार खिलाफत आंदोलन। अब उसके बाद असहयोग आंदोलन होता है। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चलता है। इसका कारण क्या था ये जान लेते हैं। पहला विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों द्वारा की गई वादा खिलाफी, मतलब कि अंग्रेज़ों ने कहा था कि हम भारतीयों के लिए कुछ अच्छा करेंगे, जबकि वो कुछ अच्छा नहीं किए। दूसरा था कि रोलेट एक्ट लेते आए थे, बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का जो एक्ट था। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिए थे। इन सभी ने असहयोग आंदोलन को प्रेरित किया। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ, और वो भी गांधी जी के नेतृत्व में। अब गांधी जी ने जो अंग्रेज़ों से प्राप्त हुए थे उनके कैसर हिंद की उपाधि को वापस कर दिया और वस्त्रों का त्याग किया, अंग्रेजी वस्त्रों का त्याग किया, और साथ ही साथ अपने को आजीवन एक कपड़े पहनने, अर्थात देसी भाषा में कहें तो धोती पहनने का ही निर्णय लिया। 1 अगस्त 1920 में तिलक जी की मृत्यु हो जाती है, और यह असहयोग आंदोलन यहीं पे रुक जाता है। असहयोग आंदोलन के कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं, जैसे शराबबंदी, खादी प्रचार, स्कूल स्थापना, और कुछ मतलब साफ सफाई, छुआछूत को रोका, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी इसमें हुए, और पंचायतों की स्थापना भी हुई। कुछ नकारात्मक भी पहलू हैं, जैसे चुनाव का बहिष्कार हुआ, विदेशी कपड़े, न्यायालय उत्सव, नौकरी का बहिष्कार हुआ, विदेशी उपाधियां भी खत्म हुई। इस प्रकार असहयोग आंदोलन समाप्त होता है।